नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का एक लेटर मेरे हाथ में आज है, जो कि 16 अक्टूबर 2024 का लेटर है। और यह लेटर बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी पेंशन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, आपको ओआरओपी ना मिला हो, आपको डीएडीआर का एरियर ना मिला हो, आपका पीपीओ जारी ना हुआ हो, आपको कम्यूटेशन का पैसा ना मिला हो, ग्रेच्युइटी का पैसा ना मिला हो, कुछ भी समस्या हो आपके पेंशन से जुड़ी हुई, हर समस्या का समाधान की ओर एक बहुत बड़ा कदम है ये लेटर पेंशन मंत्रालय का। इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, हाल फिलहाल में पीसीडीए ने बहुत सारे सर्कुलर्स जारी किए हैं। क्या आपको उन सर्कुलर्स के बारे में पता चला? आज मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे पीसीडीए को मुझे 11 सर्कुलर भेजने पड़े। जी हां, 11 सर्कुलर पीसीडीए ने मुझे भेजे हैं। यह आपको आगे जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ आपको 671 नंबर सर्कुलर के बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों, जो बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर है। और साथ ही एफएमए का एरियर से जुड़ा हुआ एक क्लैरिफिकेशन पीसीडीए से आया है कि किनको एफएमए का एरियर मिलेगा, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को साथ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, ताकि सैनिक पाठशाला में दी गई ऑथेंटिक महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी पीसीडीए के सर्कुलर्स के बारे में जानकारी देना है वो मैं आपको दे सकूं और आप तक जानकारी तुरंत पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए ने क्लैरिफाई किया किनको लागू है एफएमए का एरियर और कब से लागू है। जी हां दोस्तों, पीसीडीए ने एक लेटर जारी करके, डीपीडीओ को लिखा गया लेटर है, उसमें यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि एफएमए आखिर कैसे कंडीशन में किनको लागू है। चलिए उस लेटर को देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, पीसीडीए ने 10 पर सर्विस सेंटर जयपुर को भेजा है। 30 अक्टूबर 2024 का लेटर है दोस्तों। पहले ये जो स्पर सर्विस सेंटर होते थे वो डीपीडीओ हुआ करते थे। आप देखिए, 10 पर सर्विस सेंटर जयपुर यानी कि डीपीडीओ जयपुर। तो ये लेटर भेजा गया है डीपीडीओ जयपुर के हैसियत से। तो इस लेटर में पीसीडीए ने एफएमए का इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि कैसे कंडीशन में एफएमए का पुराना एरियर पेंशनर को मिल सकता है और कैसे कंडीशन में एफएमए का एरियर नहीं मिलेगा। और यहां पर पीसीडीए ने अपना सर्कुलर नंबर 165 का जिक्र करके रूलिंग समझाया है दोस्तों, और डीपीडीओ से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे हैं। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें बीच में लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो पेंशनर को एड्रेस किया गया है, इससे वो सारी बातें क्लैरिफाई हो जाती हैं दोस्तों, कि कैसे कंडीशन में पेंशनर को एफएमए का एरियर मिलता है और कैसे में उनको एरियर नहीं मिलता है। फॉर इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू योर अबव सेटेड एप्लीकेशन, FMA is payable on exercising of the option by the pensioner in case of pre-October 1998 retired and only one change in option is allowed। यानी कि दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन चुना है तभी आपको आपका FMA मिल पाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी पेंशनर ने बहुत पहले से लेकर अभी तक FMA भी नहीं लिया, ECHS भी नहीं लिया, ना ही ECHS या FMA का ऑप्शन चुना था, और अभी जाकर के ECHS ले लिया और या तो फिर FMA ले लिया, और वो अगर तब से लेके अब तक का FMA का एरियर मांगते हैं तो उनको FMA का एरियर नहीं मिलेगा। अगर आप पहली बार ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं, तो जब आप ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं तब से लेकर अगले महीने से आपको FMA लागू है। ये चीज आगे लिखा गया है। You have not stated the time period when you submitted your option to your PDA। यानी कि आपने कब अपना ऑप्शन पीडीए को, अपना पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को सबमिट किया, ये चीज आपने मेंशन नहीं किया है। फर्दर, इफ ऑप्शन हैज बीन सबमिटेड इन 2021, नो एरियर्स विल बी एडमिसिबल टू यू। यानी कि इन पेंशनर के केस में, क्योंकि 2021 से उन्होंने ECHS ले रखा है, तो अगर आपने ऑप्शन ही 2021 में दिया है तो आपको फिर एरियर नहीं मिलेगा। प्लीज कॉन्टेक्ट योर प्रीवियस पीडीए दैट इज डीपीडीओ जयपुर फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यानी कि डीपीडीओ जयपुर से आप संपर्क करें। आपका अगर ऑप्शन उनके पास है तो ऑप्शन के साथ हमें क्लेम भेजें, आपको पूरा एरियर मिलेगा। लेकिन आपने ऑप्शन ही अगर अभी लिया है तो आपको एरियर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। लो, पीसीडीए को मजबूरन एक साथ 11 सर्कुलर भेजने पड़े सैनिक पाठशाला के पास। तू डाल डाल तो मैं पात पात। दोस्तों,
आप सबको पता है पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से पीसीडीए का वेबसाइट बंद है और पीसीडीए के वेबसाइट में ही हमें हमारे जो पीसीडीए के सर्कुलर है वो मिला करते थे। अब पीसीडीए का वेबसाइट बंद होने के बाद कब क्या कौन सा सर्कुलर निकला ये हमें पता ही नहीं चलता। किसी को अगर व्हाट्सएप से सर्कुलर आ गया तो आ गया, अदरवाइज कहीं से भी सर्कुलर डाउनलोड करने का जगह ही नहीं है। आप याद करिए OROP3 का जो सर्कुलर 677 जारी हुआ वो भी आपको व्हाट्सएप के जरिए मिला, कहीं से आपने डाउनलोड किया किसी सरकारी वेबसाइट में जाकर के। तो हमारे पास ऐसा कोई वेबसाइट बचा नहीं जहां से हम पीसीडीए के सर्कुलर्स डाउनलोड करें। तो इसको लेकर के मैंने ग्रीवेंस डाला था, जिसका मुझे जवाब दिया गया कि सर्कुलर जो जारी होते हैं आपको चाहिए तो हम भेज देंगे, अदरवाइज आप पीसीडीए का जो वेबसाइट है वो अभी इतना जल्दी खुल नहीं पाएगा। इस तरीके का जवाब आया था। तो मैंने भी तू डाल डाल तो मैं भी पात पात, तुरंत ही मैंने आरटीआई लगा दिया कि पीसीडीए ने जो 666 सर्कुलर यानी कि जो OROP2 का सर्कुलर था उसके बाद जितने भी सर्कुलर जारी किए हैं उनके एक एक कॉपी मुझे भेजा जाए। तो मुझे भेजना पड़ा पीसीडीए को, मुझे 11 सर्कुलर्स भेजने पड़े इकट्ठा। चलिए मैं आपका ईमेल में ले जाके मेरा ईमेल में ले जाके आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों ये एक ईमेल है जो मुझे पीसीडीए के एक अधिकारी ने भेजा है, राकेश कुमार करके पीसीडीए के अधिकारी हैं, उन्होंने भेजा है। और ये ईमेल में दोस्तों मुझे आरटीआई का जवाब भेजा गया है। ये देखिए, आप देखिए योर लेटर नंबर सो एंड सो, यहाँ पर आप रेफरेंस में यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज फाइंड एनक्लोज सर्कुलर्स एज साउट बाय योर आरटीआई एप्लीकेशन नंबर फलाना फलाना। ये देखिए ये आरटीआई एप्लीकेशन का रेफरेंस देके मुझे मेरा आरटीआई का जवाब भेजा गया, जिस आरटीआई में मैंने पीसीडीए से उनके सर्कुलर्स के कॉपी मांगे थे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्कुलर्स मुझे भेजे गए दोस्तों। इसमें से जो भी महत्वपूर्ण सर्कुलर्स होंगे उनके बारे में मैं जानकारी आपको समय समय पर दूंगा। अब दोस्तों चलिए, अभी मुझे तो आरटीआई के जवाब के जरिए सर्कुलर मिल गए, लेकिन जो नॉर्मली जो पूर्व सैनिक हैं जो आरटीआई वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं उनको ये सर्कुलर्स कैसे मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि आपको जानकारी के अभाव से नुकसान होने में नहीं दूंगा। मैं बीच बीच में जो भी इस तरीके के आरटीआई के जरिए ही सही, जो भी पीसीडीए के सर्कुलर्स हैं, पीसीडीए के रूलिंग्स हैं, वो आप सबके सामने जरूर लाऊंगा दोस्तों। तो आप सबने देखा 11 सर्कुलर्स पीसीडीए ने मुझे भेजे। अब चलिए उनमें जो भी महत्वपूर्ण सर्कुलर्स हैं उनके बारे में मैं आपको समय समय पर जानकारी दूंगा। आज मैं आपको समझाऊंगा सर्कुलर 671 के बारे में, जो मुझे भेजे गए सर्कुलर में से एक है। तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। पीसीडीए का सर्कुलर 671 कंफर्म करता है कि 20% से नीचे भी लागू है डिसेबिलिटी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जानकारी बार बार देता रहता हूं। अगर कोई इनवैलिड आउट केस है तो उनका 20% से नीचे भी अगर डिसेबिलिटी का परसेंटेज है तो उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है एग्रावेटेड या एट्रीब्यूटेबल केस में। तो चलिए जो सर्कुलर निकला है उसी से जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। दोस्तों पीसीडीए का ये सर्कुलर नंबर 671 है। देखिए 29 जनवरी 2024 का ये सर्कुलर है। शायद आपके पास भी ये सर्कुलर नहीं होगा, बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास ये सर्कुलर होगा। मुझे तो आरटीआई के जरिए मिल गया है, जैसे आप सबने देखा। अब इस सर्कुलर में एक बेहद महत्वपूर्ण रूलिंग जारी किया गया और वो डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ा हुआ रूलिंग है। देखिए कितना परसेंट में आपका राउंड ऑफ कितना परसेंटेज होगा डिसेबिलिटी, वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलिए इससे भी महत्वपूर्ण जिस चीज के लिए अभी मैं ये सर्कुलर दिखा रहा हूं वो है दोस्तों 2 नंबर पैराग्राफ। अब इस 2 नंबर पैराग्राफ में क्लैरिफाई होता है दोस्तों कि इनवैलिड आउट केस में 20% से नीचे अगर आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज है तब भी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है इनवैलिड आउट केस में, नॉर्मल रिटायरमेंट में नहीं। चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। यहां कहा गया है फॉर द आर्म फोर्सेस पर्सनल हु आर रिटेन्ड इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एंड subsequently retired discharged on completion of age tenure engagement on post retirement cum impairment assessment board, the board banding will apply only if the actual assessment of impairment disability is 20% or above and for life। क्लियर लिखा है दोस्तों, जिनका मेडिकल कैटेगरी परमानेंट होने के बावजूद भी सर्विस में उनको रिटेंशन किया गया और वो डिस्चार्ज हुए, देखिए डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ एज ऑब्लिक टेन्यूर ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि अगर सिपाही है तो 17 साल में रिटायर हुआ है, नायक है तो 22 साल में या 24 साल में हुआ है, हवलदार है तो
24 या 26 में हुआ है, नए सुधार है तो 26 या 28 में, सुधार है तो 28 या 30 में। इसी तरीके से जिनका भी कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्विस पूरा करके, डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी रिटेंशन में रह करके, उनका अगर इतना सर्विस पूरा करके अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनका डिसेबिलिटी का परसेंटेज 20% या उससे ऊपर होना जरूरी है। देखिए इस लाइन से भी क्लियर होता है दोस्तों कि जो इनवैलिड आउट केस होते हैं, अगर एग्रावेटेड या एट्रीब्यूटेबल है तो उनको 20% से नीचे में भी डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू है। और दोस्तों ये जो अभी 2023 में जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो रूल्स जारी किए गए थे सितंबर के महीने में, उन रूल्स के जारी होने के बाद ये सर्कुलर पीसीडीए का निकाला गया है दोस्तों, इसलिए ये लेटेस्ट रूल है। तो आप सबने देखा दोस्तों, महत्वपूर्ण सर्कुलर था, महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। पेंशन मंत्रालय की पेंशनर के फेवर में जबरदस्त पहल। अब पीसीडीए, रिकॉर्ड ऑफिस, पीएओआर, सीपीपीसी, डीपीडीओ, केएसबी, स्पर्श सब पर कड़ी नजर पेंशन मंत्रालय की। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने एक लेटर निकाला है 16 अक्टूबर को, जिस लेटर में बेहद महत्वपूर्ण और कड़ी टिप्पणी करते हुए जो सीपी ग्राम्स या सी पेन ग्राम्स है उसके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर के हिदायत जारी की गई है। जी हां दोस्तों, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं पेंशन मंत्रालय का 16 अक्टूबर 2024 का। जैसे आप देख पा रहे हैं, अब देखिए इसका विषय है सीपेन ग्राम्स पोर्टल पर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की शिकायतों का संवेदनशील, सुलभ और सार्थक निवारण करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश संबंधी। देखिए पेंशनर का कोई भी समस्या हो उसको समाधान करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर शिकायत निवारण अधिकारी की भी भूमिका जो है तय कर दी गई है। साथ ही साथ नोडल लोक शिकायत अधिकारियों की भी भूमिका यहाँ पर तय कर दी गई है दोस्तों। इसके साथ साथ दो नंबर पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। समय सीमा जो है, अगर आप सीपी ग्राम्स में या सीपेन ग्राम्स में ग्रीवेंस डालते हैं तो इस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है 2 नंबर, अगर ग का 2 नंबर अगर आप सब पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अतः सभी मंत्रालय विभाग तकनीक का प्रयोग करके और सभी जीआरओ का कौशल विकसित करके 21 दिनों के भीतर पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करें। देखिए क्लियर कट बोल दिया गया है कि 21 दिनों के अंदर जो भी शिकायत है उनका निवारण करें। और ऐसे मामले जिनमें शिकायत के निवारण में अधिक समय लगता है वहां पोर्टल पर उसका कारण प्रदर्शित करते हुए और शिकायत के निवारण की अपेक्षित समय सीमा के साथ एक अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किया जाए। यानी कि दोस्तों अगर 21 दिनों में जवाब नहीं दिया जा सकता तो उसका कारण बताते हुए एक अंतरिम जवाब दिया जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर अपील आप डालते हैं, नीचे घ में देखिए अपील तंत्र, अपील अगर डालते हैं आप दोस्तों तो अपील के लिए भी समय सीमा तय कर दिया गया है। सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का जवाब आने के 30 दिन तक आप जो है अपील डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों को भी, विभागों को भी 30 दिन का ही समय दिया गया है। यानी कि आप अपील डालेंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर आपका जो है जवाब उनको देना पड़ेगा। और यहाँ पर बिना जवाब दिए ग्रीवेंस को क्लोज ना करने, इस तरीके के बहुत सारी हिदायतें इस लेटर में दी गई हैं दोस्तों। और इस लेटर को नीचे देखेंगे दोस्तों, प्रतिलिपि किन किन को भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी गया है, मंत्रिमंडल के सचिव को गया है, सचिव राष्ट्रपति सचिवालय, महासचिव राज्यसभा, लोक सभा, सभी को इस लेटर का जो है कॉपी भेजा गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों। अब हम आशा करते हैं कि सीपी ग्राम्स और ज्यादा त्वरित तरीके से और इफेक्टिव तरीके से पेंशनर की समस्याओं का समाधान करेगा। और आपको सीपी ग्राम्स के बारे में जानना है तो सैनिक पाठशाला में मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन का तरीका, उसमें ग्रीवेंस डालने का तरीका पूरा समझा करके वीडियोस बना रखे हैं, उनको देखिए ताकि सीपी ग्राम्स का प्रयोग आप सीख सकें, समझ सकें। आप खुद ना कर पाए तो आप बच्चों की मदद लीजिए। आपके जो बच्चे हैं, खुद के बच्चे हों, भाई, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी जो होते हैं, जो 15, 17, 20 साल के बच्चे होते हैं, ये तेज होते हैं इन चीजों में, उनकी मदद लीजिए। आपका पेंशन से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है उनके मदद से भी आप ग्रीवेंस डलवा सकते हैं। और सीपी ग्राम्स में, सीपेन ग्राम्स में डाले हुए जो ग्रीवेंस होते हैं उनका बहुत ही त्वरित तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से जो है जवाब दिया जाता है और उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।